गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर कोई भी परेशानी आती है हमारे चैनल्स पे, हमारे क्लासेस पे, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से आज शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी इस लॉकडाउन पीरियड में घर पे कुशल मंगल होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो चलिए आप सभी को कुशल मंगल कर दिया जाता है। आज शुरू करते हैं हमारे फिर से। आज हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल। आज हम लोग अपनी क्लास में चर्चा करेंगे भूगोल के बारे में कि भूगोल से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और भूगोल में किन किन टॉपिकों को टच करना चाहिए जिसके जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उत्तम हो सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भौतिक भूगोल। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, भौतिक भूगोल में शुरू करने से सबसे पहले पहला प्रश्न जो उठता है वो पूछा जाता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, शायद थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा होगा पर फिर भी मैं डिटेल कर दे रहा हूँ कि भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस जो कि एक यूनानी विद्वान है, यूनान के रहने वाले हैं और एक यूनानी विद्वान है हिकेटियस, उन्हें ही भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिकेटियस ने ही सबसे पहले सभी प्रकार के भौगोलिक वर्णनों को अपनी पुस्तक जेस पैरेडियोस, जिनकी लिखी हुई एक पुस्तक है जेस पैरेडियोस, जिसके माध्यम से इन्होंने ब्रह्मांड में यानी कि भूगोल में घटने वाली हर प्रकार की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित किया था। इसी कारणवश इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ये बिलोंग करते हैं कहां से? यूनान से। यूनान यानी कि मिस्र, यूनान आप लोग जानते ही होंगे। ये एक यूनानी विद्वान है, एक खगोल शास्त्री हैं। इन्हें ही भूगोल का पिता कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना है जेस पैरेडियोस। याद रखिएगा, इनकी लिखी गई पुस्तक, इनकी पुस्तक है जेस पैरेडियोस। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। क्योंकि हर टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी न किसी के द्वारा पहली बार बोला या कहा जाता है। यहाँ पर भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग, भूगोल शब्द का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भूगोल के शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ना कि भूगोल का प्रयोग, ठीक है। तो भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग ग्रीक के विद्वान ने किया था, जिनका नाम था इरेस्टोस्थनीज। क्या नाम था उनका? इरेस्टोस्थनीज, जो कि ग्रीक के विद्वान थे। इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने बताया था कि भूगोल यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसी को कहा जाता है भूगोल, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। ना कि यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, एक शक्वाकार अंडाकार आकार में, ठीक है। और इरेस्टोस्थनीज ने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि यानी कि डायमीटर, पृथ्वी का जो व्यास होता है, उसकी जो परिधि होती है, उसका लगभग सही मापन किया था। किन्होंने किया था? ग्रीक के विद्वान इरेस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। और इसी कारणवश इरेस्टोस्थनीज को ही भूभौतिकी का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूभौतिकी का जनक। किन्हें? इरेस्टोस्थनीज को, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है मानव भूगोल का। भूगोल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भूगोल में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। भूगोल में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडलीय संरचना के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी में पाए जाने वाले गैसों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पृथ्वी में पाए जाने वाली मिट्टियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक प्रकार से जो भूगोल है वो पूर्ण रूप से धरातलीय स्वरूप का अध्ययन माना जाता है। परंतु यहाँ पर हम एक और भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, उसको कहा जाता है मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल के बारे में आप लोग कभी पढ़े भी होंगे, जैसा कि आप लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं तो कॉलेज में बहुत कोई ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो ऑनर्स में भी एक सब्जेक्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ध्यान पे होगा आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी, जो कि मानव भूगोल से संबंधित है। मानव भूगोल से यहाँ पर मेरा तात्पर्य है कि मानव के कंकालों का अध्ययन, जो मानव शरीर का कंकाल होता है उनके कंकालों का अध्ययन ही कहलाता है मानव भूगोल। तो हम बात करते हैं उसी मानव भूगोल की। तो यहाँ पर फ्रेडरिक रेस्टेल, नाम ध्यान से सुनिएगा, फ्रेडरिक रेस्टेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। फ्रेडरिक रेस्टेल को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोपोजोग्राफी फ्रेडरिक रेस्टेल की सबसे प्रसिद्ध रचना है और इस एंथ्रोपोजोग्राफी में पूर्ण रूप से मानव भूगोल का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसीलिए फ्रेडरिक रेस्टेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं, अभी तो हम लोगों ने भूगोल में पृथ्वी को गोल तो बतला दिया, अब वहां पे निवास करने वाले प्रत्येक राज्यों, प्रत्येक देश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंडिया कम्स फर्स्ट। ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि आज के इस दौर पे हमारा देश जो है दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने देश की ही बात करते हैं। हमारे देश का जो मानचित्र है, भारत का मानचित्र, जैसा आप सभी को याद होगा कि भारत का मानचित्र कैसा है। तो भारत का जो प्रथम मानचित्र था उसे बनाया था 1752 ईस्वी में एनविले ने। भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? एनविले के द्वारा 1752 ईस्वी में पहला भारत का मानचित्र बनाया गया था। लेकिन एनविले ने भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर, वर्ल्ड मैप पर इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया था, बस इन्होंने एक भारत का नक्शा तैयार किया था, एक मानचित्र तैयार किया था और इन्होंने बतलाया था कि यह एक जो देश है इसका नाम भारत है, इसकी जो आकृति है कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। उसका डिजाइन तैयार किया था। जैसे आप लोग बचपन में क्लासेस करते हैं तो ड्राइंग करते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने ये ड्राइंग किया हुआ था, ठीक है। बट भारत का मानचित्र बनने के बाद 1752 ईस्वी में एनविले ने भारत का मानचित्र तो तैयार कर लिया, उसके पश्चात इसे वर्ल्ड मैप पर, पूरे विश्व का जो मानचित्र है उस विश्व मानचित्र पर सबसे पहले इसे प्रदर्शित किया था टॉलेमी ने, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न भी आता है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा और कब तैयार किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहला प्रश्न है कि भारत का मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? एनविले के द्वारा। कब किया गया था? 1752 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ से एक और प्रश्न उठता है जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह है कि भारत के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित किया था, या विश्व मानचित्र पर भारत के मानचित्र को किसने सबसे पहले दर्शाया था, ठीक है। बनाया था एनविले ने और इसे विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित किया था टॉलेमी ने। इसका पूरा नाम है क्लॉडियस टॉलेमी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम है क्लॉडियस टॉलेमी। इन्होंने ही विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले भारत को प्रदर्शित किया था, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हो गया होगा। अगर हो गया है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर ले चुके हैं तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, जैसे कि हम लोगों ने मानचित्र की बात की, तो मानचित्र के संदर्भ में एक और प्रश्न उठता है कि आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा ना। ग्लोब आप लोग सभी यूज करते हैं, बहुत सारे ऑफिस में यूज होता है, हम लोग पढ़ाई के लिए भी ग्लोब यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि विश्व के ग्लोब का, वर्ल्ड ग्लोब, ग्लोब एक प्रकार का हमारे संकल्पना पर आधारित है, ठीक है। ग्लोब का निर्माण एक संकल्पना पर किया गया है, ना कि ग्लोब रियल में वैसे ही हमारी पृथ्वी दिखती है। पृथ्वी की परिधि का मापन करने के पश्चात खगोल शास्त्रियों ने एक उसकी आकृति की रूपरेखा तैयार की और उसी आकृति की रूपरेखा को ही कहा जाता है ग्लोब। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि विश्व के ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। फिर से प्रश्न दोहराता हूं मैं कि विश्व के ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अगर उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं, आगे मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आते हैं भौतिक भूगोल से जंप कीजिए और सीधे पहुंचे ब्रह्मांड पे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड का, कि ब्रह्मांड का सबसे पहले पता किसने लगाया, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। हम आज जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारे जो पृथ्वी रहने योग्य है, यह इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड यूनिवर्स। आप लोगों में से बहुत कोई को पता होगा ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। जो जानकारी है तो ठीक है, नहीं है जानकारी तो मैं फिर से बता दूं कि ब्रह्मांड से मेरा तात्पर्य हमारे सिर्फ हमारे सौरमंडल से नहीं, अपितु इस गैलेक्सीज में मौजूद बहुत सारे सौरमंडलों से है, ठीक है। तो बहुत सारे सौरमंडलों का एक समूह कहलाता है ब्रह्मांड, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे।
ब्रह्मांड का निर्माण हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है यह अपने आप तो तैयार हुआ नहीं है, ना ही इसे किसी ने बनाया है। इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। हमारा जो पृथ्वी है, सूर्य है, बाकी अन्य जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का भी निर्माण किसी न किसी कारणवश हुआ होगा। कैसे हुआ है वो हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग ये अनुमान है, ठीक है। ये जो वर्ष है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ये एक अनुमानित वर्ष है, ना कि ये पूर्ण रूप से मापा गया वर्ष है। ये एक अनुमानित वर्ष है, इसलिए यहाँ पर लगभग शब्द जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई थी। किस घटना से हुई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति? बिग बैंग की घटना। Have you ever been heard the name Big Bang? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। जो लोग सुने हैं उन लोगों के लिए ठीक है, जो नहीं सुने हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बिग बैंग एक ऐसी घटना है, बिग बैंग की घटना आपस में बड़े बड़े उल्का पिंडों के टकराने की घटना को ही बिग बैंग घटना कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बिग बैंग के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको जानकारी होगी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो हम अभी इसी बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई थी, जिसके प्रतिपादक थे बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस बिग बैंग की थ्योरी को सबके सामने प्रस्तुत किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और ब्रह्मांड के उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे थे। कौन थे? बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे। बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा इस बिग बैंग की घटना को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? अब आते हैं कि बिग बैंग की घटना है क्या। देखिए बिग बैंग की घटना क्या है, ध्यान से देखिएगा। बिग बैंग थ्योरी सौरमंडल में, जैसे हम आप लोग पिक्चर्स वगैरह देखते होंगे, अगर हॉलीवुड मूवीज आप लोगों को पसंद होगी तो हॉलीवुड मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ब्रह्मांड की संरचना को दिखलाया गया है। रिसेंटली कुछ मूवी आई थी एवेंजर्स सीरीज की, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। काफी अच्छी मूवी है, समय निकाल कर कभी देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं देखा है तो फिर मैं बता देता हूँ। उस मूवी में हमारे ब्रह्मांड के बहुत सारे चीजों को प्रदर्शित किया गया है। वहां पर उस ब्रह्मांड में दिखलाया गया है कि बड़े बड़े चट्टान, उल्का पिंड जिन्हें कहा जाता है, वो उल्का पिंड अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व दो बड़े बड़े उल्का पिंड, जिसका डायमीटर, जिसका व्यास जो था लगभग हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है। तो वैसे दो बड़े उल्का पिंड जब आपस में टकराए तो उनके टकराने की जो घटना थी, उस घटना को ही कहा गया बिग बैंग की घटना, ठीक है। और उनके टकराने से वह उल्का पिंड बहुत सारे छोटे और बड़े भागों में विभक्त हो गए। बहुत छोटे बड़े भागों में विभक्त होने के पश्चात धीरे धीरे वही उल्का पिंड अपने तापमान को घटाते और बढ़ाते हुए बहुत सारे ग्रहों में परिवर्तित हो गए, और उन उल्का पिंडों के टकराने की घटना कहलाती है बिग बैंग घटना। और उसी बिग बैंग की घटना से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। क्लियर? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, उसे किसने स्टार्ट किया था? फिर से आप लोग यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ क्लॉडियस टॉलेमी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्लॉडियस टॉलेमी। जी हाँ, ये वही क्लॉडियस टॉलेमी हैं जिन्होंने विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत के मानचित्र को प्रदर्शित किया था, ठीक है, याद कीजिएगा। ये वही क्लॉडियस टॉलेमी हैं जिन्होंने वर्ल्ड मैप पर
सबसे पहले इंडिया के मैप को प्रेजेंट किया था और इन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड के रेगुलर स्टडी यानी कि नियमित अध्ययन का भी प्रारंभ किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, इन्होंने हमारी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना, इसलिए इनके द्वारा दिए गए थ्योरीज को, इनके द्वारा दिए गए मत को बहुत सारे खगोलशास्त्री नहीं मानते हैं। परंतु इनकी एक बात सर्वमान्य है कि इन्होंने ही ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ किया था। किसने? क्लॉडियस टॉलेमी ने। यही वो भाई साहब हैं जिन्होंने इंडिया के मैप को वर्ल्ड के मैप पर रिप्रेजेंट भी किया था। ठीक है, इन्हीं की वजह से आज इंडिया को हम पहचानते हैं, वर्ल्ड मैप पर देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने हमारी पृथ्वी को, जो सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है, जैसा आप देख सकते हैं कि सौरमंडल में हमारे सूर्य को मिलाकर के कुल 8 ग्रह हैं। तो इस 8 ग्रह में जो पृथ्वी है उसे इन्होंने ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना था। ठीक है, 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में पुनः पोलैंड निवासी, पोलैंड एक देश का नाम है, पोलैंड के निवासी, पोलैंड के खगोलशास्त्री कोपरनिकस ने, पोलैंड के खगोलशास्त्री कोपरनिकस ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र स्वीकार किया और हमारे सौर मंडल की भी खोज की। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न और यहाँ से निकलता है कि सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई? सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई? तो सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई? कोपरनिकस के द्वारा की गई सौरमंडल की खोज। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड बहुत सारे मंदाकिनियों के सम्मेलन से बना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है कि हमारा ब्रह्मांड मुख्यतः कई अरब मंदाकिनियों के सम्मेलन से बना हुआ है। अब आप ये प्रश्न करोगे कि सर ये मंदाकिनी होता क्या है क्या चीज? मंदाकिनी जो है एक असंख्य तारों का समूह है। मंदाकिनी एक असंख्य तारों का समूह है जहां पर बहुत बड़े बड़े तारे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होने के कारण पूरे अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक तारा का अपना गुरुत्व बल, अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। भले उस तारे के अंदर, उस ग्रह के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल हो या ना हो। जिस प्रकार न्यूटन के थ्योरीज में आप लोग पढ़ेंगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में, तो वहां पर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मंदाकिनियां हैं वो मंदाकिनी बहुत सारे तारों, विशाल तारों का एक समूह है। वो सभी मंदाकिनी, हजारों अरबों मंदाकिनी मिल करके हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? कई अरब मंदाकिनियों का सम्मेलन है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि तारा, सर तारा क्या है? बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न भी किया था कि सर आखिर तारा क्या है? तारा क्या एक ग्रह है? वो चमकता क्यों है? ठीक है, हमको यहाँ से पृथ्वी से तारा चमकता हुआ तो प्रतीत होता है। आप सभी जानते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण हमको तारे चमकते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे जब हम फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, अभी यहाँ पर बस शॉर्ट में समझिए कि तारे क्यों चमकते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण तारे चमकते हैं। तो उन्हीं तारों के सम्मिश्रण से बनता है मंदाकिनी और बहुत सारे मंदाकिनियों के सम्मिश्रण से निर्माण होता है ब्रह्मांड का, जो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न एक और उठता है कि जैसे मैंने भी बोला कि तारा है क्या? आप लोग थोड़ा बहुत तारा के बारे में भी जान लीजिए। तारा का निर्माण जो होता है, तारों का निर्माण आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है, हमारे जो सौरमंडल है, इस सौरमंडल में गैस के बादलों के द्वारा होता है। किसी भी प्रकार के स्टार्स का निर्माण, किसी भी प्रकार हर स्टार का निर्माण गैस के बादलों के द्वारा होता है। प्रत्येक स्टार किससे बनता है? गैस के बादलों से बनता है। प्रोड्यूस्ड बाय गैस। ठीक है, देयर आर सो मेनी गैसेस अवेलेबल इन स्टार, इन एवरी स्टार। ठीक है, हमारा सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? एक तारा है, ना कि एक ग्रह है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात को, बहुत लोग सूर्य को ग्रह मानते हैं, परंतु सूर्य एक ग्रह नहीं वरन तारा है, जो कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। यहाँ पर जब मैंने सूर्य की बात की तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है
कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए अगर जानकारी है तो, नहीं है तो फिर इसका उत्तर आगे दूंगा कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य है, परंतु यहाँ पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्टार्स बनते कैसे हैं। कैसे बनते हैं स्टार्स? स्टार्स बनते हैं गैस के बादलों से। ठीक है, सभी स्टार्स का निर्माण कैसे होता है? गैस के बादलों से। अब आप लोग बोलोगे कि सर जब बरसात होती है बादल गरजते क्यों हैं? ठीक है, अब बोलोगे सर क्या बादल ठोस पदार्थ है, क्या ठोस पदार्थ होने के कारण ही बादल गरजते हैं? जी नहीं, बादल ना तो कोई ठोस पदार्थ है ना कोई द्रव है, बल्कि बादल क्या है, एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है। बादल पूर्ण रूप से गैसों का भंडार है और इन्हीं गैसों के मिश्रण से बनता है तारा। ठीक है, वैसे हम देखते हैं, मान के चलिए ये तारा है, तो इस तारा के अंदर में हर प्रकार के गैस मौजूद रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ज़ेनन है, रेडन है, ठीक है, क्रिप्टन है, आर्गन है। इस प्रकार के बहुत सारे गैसों के सम्मिश्रण से एक तारे का निर्माण होता है। प्रत्येक तारा इन्हीं गैस के बादलों से निर्मित है। अब यहाँ पर देखिए कि इस तारे का भी अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ठीक है, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि अभी हम बात करेंगे ब्लैक होल की इसके बाद में, तो सबसे पहले मैं बता दूं ब्लैक होल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल को कहा जाता है कृष्ण विवर। इसका भी निर्माण इन्हीं तारों के माध्यम से ही होता है, जो कि आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तारों का निर्माण किसके द्वारा होता है? गैस के बादलों से होता है और प्रत्येक तारा गैसों से निर्मित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कोई भी तारा, जैसे सपोज दैट कि आप एक बलून लो, ठीक है, उस बलून की कैपेसिटी 5 या 6 पंप हवा की होगी, सपोज दैट। या फिर एक फुटबॉल आप लो, फुटबॉल में जब आप हवा प्रेशराइज करते हो खेलने के लिए, तो वह पूर्ण रूप से फूल करके गोल हो जाता है। जब तक उसमें हवा नहीं होती है वो चिपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो उस फुटबॉल में आप हवा प्रेशराइज करते हो, तो एक फुटबॉल की कैपेसिटी सपोज करते हैं कि 10 या 20 पंप होगी, सपोज दैट 20 पंप होगी। ठीक है, अब अगर उस फुटबॉल में 20 पंप से ज्यादा हवा भरा जाएगा तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? फुटबॉल बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा, होगा। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक तारा में जो गैस होता है, ठीक है, ये प्रत्येक तारों का जो गैस है निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहता है प्रत्येक दिन, और इसी ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण ही उसमें से प्रकाश निकलता है। पता चला कि तारों से प्रकाश कैसे निकलता है? तारों में मौजूद गैसों के निरंतर ऊर्जा उत्सर्जन के कारण तारों से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। क्योंकि कहीं पर भी आग जलाओगे तो आग से जो तापमान निकलेगा, उस तापमान से पहला तो गर्मी महसूस होगा, दूसरा उसकी रोशनी से हर जगह प्रकाशवान हो जाएगा हमारा। तो ठीक उसी प्रकार तारों में मौजूद गैसों से निकलने वाली निरंतर ऊर्जा के कारण तारों से प्रकाश का भी निर्माण होता है। और तारा जो है हमारे पृथ्वी से काफी दूर, हजारों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण ये हमें काफी छोटे रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया प्रकाश वर्ष, ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। प्रकाश वर्ष के बारे में ध्यान दीजिएगा, पिछले एसएससी के सीजीएल में भी इनके बारे में इसमें से प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, या प्रकाश वर्ष किस चीज का मापक है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो है अंतरिक्ष में यानी सौरमंडल में दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष सौरमंडल में दूरी का मापक होता है। साथ ही प्रकाश वर्ष या पारसेक, इसको पारसेक भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष या पारसेक दूरी का मात्रक होता है। तो ये जो तारा है, हर तारा हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण हमें छोटा सा दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। ये जो तारा में मौजूद गैस है, तो प्रत्येक गैस क्या होता है, प्रत्येक दिन एक्सटेंड होता जा रहा है हर ओर से। जब तक गैस गर्म है तो तारा में क्या होता है कि प्रत्येक तारे के बाहरी सतह पर हाइड्रोजन गैस होता है। अब हाइड्रोजन किस प्रकार का गैस है? हाइड्रोजन एक गर्म गैस है। हाइड्रोजन किस प्रकार का गैस है? एक गर्म गैस है। और प्रत्येक तारे के बाहरी सतह पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है
और इसी हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण इसका बाहरी सतह मुलायम रहता है, और बाहरी सतह मुलायम होने के कारण ही यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा जब उसको प्रेशराइज करती है तो वो धीरे धीरे अपना आकार क्या करता है, बढ़ाते जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल नरेट यू, आई विल टेल यू, सपोज दैट दिस इज अ प्लास्टिक पेन, ठीक है, ये प्लास्टिक का पेन है। अब इस प्लास्टिक के पेन को भी मैंने इसे कहीं पर से भी तापमान इसमें नहीं दिया है, ये पूर्ण से भी ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था पे। अब अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो या फिर खींचूंगा, लंबा करूंगा, तो क्या ये लंबा हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वहीं इसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, हल्का सा पिघलाते हैं, पूरा नहीं, हल्का सा पिघलाएंगे। हल्का सा पिघलाने के बाद इसको हम मनचाहे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, मनचाहे तरीके से खींचकर लंबा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी सतह को जब हमने गर्म किया तो इसका सतह क्या हो गया, मुलायम हो गया। मुलायम होने की वजह से आपस में एक खींचना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार ये तारे की बाहरी सतह हाइड्रोजन गैस से भरी होती है, और हाइड्रोजन गर्म गैस होने के कारण इसकी बाहरी सतह को मुलायम और नरम रखती है, जिसके कारण तारों से निरंतर निकलने वाली ऊर्जा उस तारे को फैलाते रहती है, ठीक है। जब किसी भी तारे में इस हाइड्रोजन गैस की समाप्ति हो जाती है, ये एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के खत्म होने के पश्चात जब इस तारे का द्रव्यमान, ठीक है, 1.4 ms, ठीक है, ये एक वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। इसको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सबसे पहले तारों के फूटने की, तारों के द्वारा न्यूट्रॉन तारे के निर्माण की बात को प्रदर्शित किया था, इसलिए इसके द्रव्यमान को, इसके व्यास को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। इन्होंने एक निश्चित वैल्यू दिया था कि जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1.4 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, तब वह तारा टूटकर न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पल्सर। जो आप लोग बाइक ड्राइव करते हो ना, पल्सर बड़ी बाबा वाला, वही पल्सर, ठीक है। यहाँ पर बाइक की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम तारे की बात कर रहे हैं। ये तारा टूटकर न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होता है, जिसको कहा जाता है पल्सर, और यही पल्सर बनता है ब्लैक होल। ये ब्लैक होल क्या है? गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा क्षेत्र, क्या है ब्लैक होल? गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी वापस नहीं आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से एक और सवाल उठता है, जो कि बहुत बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं, कि पृथ्वी पर, धरती पर गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ स्थित है? कोई बता सकते हैं? अगर जिनको जानकारी है कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर है? आप सभी को ज्ञात होगा, आज से लगभग 10 साल, 5 साल, 10 साल पूर्व इसके बारे में काफी जिक्र भी हुआ था, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा, टीवीज में भी बहुत बार इसके बारे में दिखाया भी जा रहा था, आप सभी को ध्यान में भी होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है बरमूडा ट्रायंगल। कौन सा है? बरमूडा ट्रायंगल। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर इसके सतह से लगभग 30,000 फीट ऊपर में आने वाली किसी भी वस्तु को आसानी से अपने अंदर खींच करके समाहित कर लेता है। अब सवाल ये होता है कि बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल स्थित है अटलांटिक महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंत में और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में एक ट्रायंगल शेप में है, इसीलिए इसे कहा गया है, इस प्रकार के शेप में है। इसके चारों ओर इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, यहाँ पर ये ट्रायंगल स्थित है, जो कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। कमिंग बैक, ठीक है। चलिए वापस आते हैं फिर से तारे में, लौट जाइए, नींद से आ रही है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। जब किसी भी तारे में हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाता है, तब उस तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर फुटबॉल में आप 20 पंप से ज्यादा हवा मार रहे हो तो जाहिर सी बात है फुटबॉल फूटेगा। तो जब इसमें हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगा, जब इस पेन की सतह को जब तक मैंने गर्म किया हुआ है, ये मुड़ता रहेगा, खिंचाता रहेगा। जैसे ही इसमें जो तापमान है वो तापमान समाप्त हो जाएगा, जैसे ही ठंडा होगा, जैसे अब इसको खींचोगे तो वो टूट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार क्यों टूटेगा भैया? इस पे प्रेशर बनेगा ना, दबाव बनेगा ना, दबाव बनेगा तो जब ये अपने आकार को नहीं बढ़ा पाएगा तो जाहिर सी बात है ये टूटेगा।
तो ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी तारे में हाइड्रोजन गैस खत्म होता है तो उसके अंदर मौजूद वो गैस को तो नहीं पता है ना कि भैया बाहर का हाइड्रोजन खत्म हो गया है। आप क्लासरूम के बाहर में रहोगे, बाहर फुचका का ठेला लगा हुआ है, आप क्लास के अंदर में बैठ के बोलोगे मुझे फुचका खाना है, फुचका खाना है, बाहर फुचका खत्म हो गया, आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको कैसे पता होगा? तो रूम के अंदर में बंद हो, ये गैसेस जो है अंदर में, इनको पता नहीं कि हाइड्रोजन गैस खत्म हुआ, लेकिन ये ऊर्जा का उत्सर्जन करना तो बंद नहीं करेगा, तो ये निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। तो ये गर्म गैस खत्म, तो इसकी बाहरी सतह क्या हो गई? ठोस हो गई। अब लेकिन अपने दबाव को लगातार बढ़ाया जाता है, जब इसका दबाव 1.4 ms से ज्यादा बढ़ जाता है तो एक निश्चित सीमा में आने के बाद वो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे ही ब्लास्ट करता है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? न्यूट्रॉन तारा में। किसमें परिवर्तित होता है? न्यूट्रॉन तारा में। और इसी न्यूट्रॉन तारे को कहा जाता है पल्सर या ब्लैक होल, जो कि गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, क्लियर हो गया तारा? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आते हैं सौर मंडल में। ब्रह्मांड का आप लोगों ने कर लिया अध्ययन, तारों के बारे में जान लिया। अब जानेंगे हमारे सौर मंडल के बारे में कि हमारा जो सौर मंडल है इसमें कितने सारे ग्रह मौजूद हैं, प्रत्येक ग्रह का द्रव्यमान कितना है, प्रत्येक ग्रह के कितने उपग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह किन किन प्रकार की गैसों से निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक दो प्रश्न करना चाहूंगा। आप लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में तो सुना ही होगा। ज्वालामुखी क्या है? एक दहकता हुआ आग का भट्ठी। ठीक है, दहकता हुआ आग का भट्ठी, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत के भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं ज्वालामुखी को डिटेल में बतलाऊंगा। फिलहाल तो मुझे एक प्रश्न का आप उत्तर दो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में स्थित है? प्रश्न मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? जिन जिन भाई साहब बहनों को इसका उत्तर पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप हमारे अगले वीडियोस को तुरंत से तुरंत देख पाओगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड काइंडली आंसर द क्वेश्चन हु नोज दैट कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का ये जो ज्वालामुखी है ये स्थित है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंडमान अलग द्वीप है, निकोबार अलग द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंडमान एक अलग द्वीप है और निकोबार एक अलग द्वीप है। तो इसी द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इस पर से भी सवाल ये उठता है कि अंडमान समूह के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो अंडमान समूह के बैरन द्वीप पर। किस द्वीप पर? बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी अंडमान और निकोबार से, मुझे ध्यान पे आ रहा है, आप लोग मुझे जरा बताने का कष्ट करेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः कौन सी प्रजाति निवास करती है? अंडमान और निकोबार में कौन सी प्रजाति निवास करती है? देवियों सज्जनों जरा बताने का कष्ट करें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी प्रजाति निवास करती है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सूर्य के बारे में, क्योंकि सौरमंडल में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सूर्य। ठीक है, तो मुझे जल्दी से जल्दी उस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में
गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिन जिन लोगों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर दें जल्दी से जल्दी। क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है आपतन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपतन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे सौरमंडल के बारे में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सौरमंडल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर करें। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को शेयर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, सी यू, टाटा बाय बाय।